आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या बताता है? डायमेंशनल फार्मूला ये बताता है हमें कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है और ड्राइव क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको किसी क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर ही बनती है। तो किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पे कितने टाइम्स आई है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे मैं बताऊं आपको एरिया की बात करते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ब्रेथ भी क्या है? लेंथ ही है। इसको मेजर लेंथ से करते हैं तो क्या आ गया? लेंथ इसमें 2 बार आ गया। तो जो एरिया कहलाएगी ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि वो लेंथ से 2 बार लेंथ के मल्टीप्लाई से बनी है, तो वो ड्राइव क्वांटिटी है। अगर इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखें तो लेंथ को एल से मेजर करते हैं, ये डायमेंशन का सिंबल होता है। तो अगर हम एरिया को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? लेंथ स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं इस टाइप से। तो इसका मतलब ये है कि इसमें लेंथ 2 बार आई है और मास कितने बार आया है? MLT। लेंथ 2 बार, मास नहीं है और टाइम नहीं, मतलब मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। ये हमें ये बताता है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ती जाएगी तो एरिया बढ़ता जाएगा, ये बताता हमें। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होती है? लेंथ तो किसे मेजर करते थे? मीटर में। सिंबल क्या था इसका? M। और यहाँ से ब्रेथ को भी किसे मेजर करते थे? मीटर में। तो जो एरिया की यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? मीटर स्क्वायर। एक बार मीटर लेंथ का, एक बार मीटर ब्रेथ का, तो क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं और यही हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा IMP चीज़ें हैं। इसको हमें याद भी रखना है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ही करने हैं। तो हम एक यहाँ से टेबल बनाएंगे, जो लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में पूरी टेबल भेज दूंगा बना के, तो आप उसको नोट करके फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ को मेजर मीटर में करते हैं, लेंथ का भी लेंथ से मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ से। ब्रेथ इज आल्सो लेंथ और हाइट इज आल्सो लेंथ। लेंथ इज द लेंथ। तो तीनों क्या हो गए? लेंथ की क्यू फॉर्म में हो गए कि लेंथ 3 बार आ गई। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लेंथ का क्यू हो गया। अब लेंथ की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है कि LENTH लिख के आपका टाइम बर्बाद करूँ मैं। तो लेंथ की हो गया। तो अब इसको डायमेंशनल फार्मूला लिखने का जो पैटर्न होता है MLT होता है जनरली, अगर 3 टर्म है तो। अगर वैसे 7 क्वांटिटी होती है और 2 फंडामेंटल होती है। अगर किसी में 7 क्वांटिटी आती है तो उसके हिसाब से उन 2 को और लिखेंगे, बाकी जो बच गई उनको भी लिखेंगे। जैसे एम्पियर का A लिख देंगे, है ना, केल्विन का K लिख देंगे। पर यहाँ नहीं है तो अच्छी बात है, क्यों पूरा लिखेंगे हम। तो हम यहाँ लेंथ, अब यहाँ लेंथ पे 3 की पावर है, मास और टाइम नहीं है तो 0 हो गया। तो ये हो गया यहाँ से वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला। और इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट लेंथ की मीटर, मीटर, मीटर। तो इसकी हो जाएगी SI यूनिट मीटर क्यू। तो हमने वॉल्यूम पढ़ लिया। अब वॉल्यूम के बाद आता है नया टर्म डेंसिटी। फर्स्ट एरिया पढ़ा था, दूसरा वॉल्यूम पढ़ा था, थर्ड पढ़ लेते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी बहुत काम की चीज़ है। क्लास 11th में बहुत काम में आने वाली चीज़ है डेंसिटी, और साथ साथ केमिस्ट्री में भी आएगी, 12th केमिस्ट्री में भी आएगी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो डेंसिटी को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से डिफाइन करना इसको,
और इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना, इसको अच्छे से सॉल्व करना डेंसिटी को, डेंसिटी वाले क्वेश्चन को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्लास 11th में आप लोग क्या मोल्स वाला चैप्टर है, मोल्स निकालना होता है, तो मोल का बहुत सारे फार्मूले होते हैं मोल के, तो वहाँ मास आता है। और कभी डेंसिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो आपको इस फार्मूले का उपयोग वहाँ पे लगेगा केमिस्ट्री में। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। और जो मास को डायमेंशनल फॉर्म में डिनोट करते थे वो था कैपिटल एम, और डेंसिटी को हम यहाँ निकाल चुके हैं क्या, एल क्यू। तो एम अपॉन एल क्यू। तो क्या बनेगा फार्मूला, एम ऊपर जाएगा तो एल क्यू, टाइम नहीं है तो 0। तो क्या हो गया ये, एम एल माइनस 3 और टी नॉट, ये डायमेंशनल फार्मूला का डेंसिटी का। और इसमें इसका यूनिट, मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो हो गई इसकी ऐसा यूनिट। फोर्थ क्वांटिटी रहेगी कि रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, जिस शब्द में, जिस डेफिनेशन में, जिस क्वांटिटी में रिलेटिव लग जाए वो डायमेंशन लेस होता है। मतलब आप एक तरह की डेंसिटी को किसी दूसरे तरह की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हो। जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो क्या होता है, वो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। जैसे हम डेंसिटी को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ यानी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी और यहाँ से वाटर की डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ये है, और मीटर ये इसकी यूनिट ये है। दोनों को यहाँ सेम रहेगी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल बताएं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उसका भी यूनिट कितनी रहेगी, डायमेंशनल फार्मूला रहेगा ml3, और यहाँ भी रहेगा ml3, दोनों कट के कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट, केजी मीटर क्यू, यहाँ पर भी केजी मीटर क्यू, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जिस चीज़ में रिलेटिव वर्ड आता है वो डायमेंशन लेस होती है। तो क्या लिखते हैं अपन इसको, डायमेंशन लेस, या लिख देते हैं एम नॉट, एल नॉट एंड टी नॉट। और यूनिट को क्या लिखेंगे, नो यूनिट। नो यूनिट मीन्स वो आपस में कैंसिल आउट होके कैंसिल हो गए, यहाँ से कट चुके हैं। तो यहाँ पहुँच गए हैं। अब जो नेक्स्ट रहेगा फॉर्मूला, स्पीड और वेलोसिटी। हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, फिफ्थ, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी फ़िलहाल तो दोनों चीज़ों को हम सेम ही मान के चलते हैं, इसको भी मीटर में मेजर करते हैं, इसको भी मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस इज़ आल्सो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो लेंथ, दोनों का कैरेक्टर सेम है। तो लेंथ को क्या लिख देते हैं अपन, एल, और टाइम को लिख देते हैं यहाँ से टी। तो क्या बन के आ जाएगा, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। एम नहीं है तो लिख देंगे एम नॉट एल टी माइनस 1, एम नॉट एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका हो गया, स्पीड और वेलोसिटी की बात हो गई, डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड, इसको लिख देंगे मीटर पर सेकंड। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका मीटर पर सेकंड, या ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी यूनिट। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं हम, ऐसा यूनिट की बात करेंगे इधर। इसके बाद रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या रहेगा, टाइम रहेगा।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज हो या कुछ हो, बात तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, तो जो पढ़ा था दोबारा नहीं पढ़ना, उसी को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे, एल टी माइनस वन। तो सेम लिखेंगे, यूनिट का लिखते थे मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये लिख दिया हमने वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और यहाँ से टाइम वन हो गया, ऊपर गया तो एल टी माइनस टू, एक और गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला आया, ये इसे लगाना ज़रूरी है। अगर इसको नहीं लगाया आपने तो डायमेंशन फार्मूला थोड़ी माना जाएगा। तो एम एल टी माइनस टू, एम तो है ही नहीं तो एम को जीरो कर देंगे, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। और बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी थी, मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी की लिख दी यूनिट मीटर पर सेकंड, और साथ में क्या है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, 1 सेकंड सेकंड। तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड माइनस टू। तो ये हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया। अब एक्सेलरेशन के बाद बात आती है मोमेंटम। अब यहाँ तक तो आप जानते होंगे, कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी चल रही है, तो उसके पास क्या रहेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। अब बात करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट 7 पॉइंट हो जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इस पेन को फेंकूं, इसके पास मास है, इसको मैं फोर्स लगा दूं या इसको मतलब कि वेलोसिटी दे दूं, ये मूव करने लगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, मतलब चलने की क्षमता आ जाएगी, चलेगा। तो मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को नोट करते थे m से, और वेलोसिटी क्या था, एल टी माइनस वन था। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, और डायमेंशन का सिंबल ये है। और यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट होती है केजी, वे इसकी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट आ जाएगी केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। मोमेंटम के बाद नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, पूरा ही लिखते हैं, आगे पढ़ लिया है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का होता है केजी, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, केजी। एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड माइनस टू। तो केजी मीटर सेकंड माइनस टू, ये होता है फोर्स की यूनिट। अभी इतनी सारी क्वांटिटी होती हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज पड़ने वाला सभी जगह, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम न्यूटन के सम्मान में, साइंटिस्ट न्यूटन के सम्मान में न्यूटन सिंबल से लिखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें शॉर्ट में आ जाएं। तो फोर्स का यूनिट क्या पढ़ते हैं हम, न्यूटन। अब डायमेंशन पढ़ लेते हैं भैया। मास की डायमेंशन m होती है, एक्सीलरेशन हम यहाँ से पढ़ चुके हैं, एल टी माइनस टू। तो यहाँ हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। अब इसको आपको रट लेना है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और यूनिट क्या है, फोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इसका। अब फोर्स के बाद आ जाएंगे हम इम्पल्स पे। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, फोर्स इनटू टाइम। जैसे कोई बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, खूब तेज बॉल आ रही है, उसको शॉट ना मार के हल्का सा कट कर देता है, तो फोर्स को थोड़े टाइम पे हल्का सा टच करते हैं। जब फोर्स को थोड़े टाइम पे लगाया जाए, एक शॉर्ट मूवमेंट पे फोर्स लगता है, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। या किसी को बहुत तेज़ से चांटा मार देना, जो हाथ का कांटेक्ट गाल पे जरा सा होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, तो उस पर चोट लगेगी। जैसे हैमर से दीवार पे कील को ठोकना, तो ये इम्पल्स कहलाते हैं। इसको अपन पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट डेप्थ में पढ़ेंगे। और अभी हम
सिर्फ डायमेंशन और फार्मूले की बात कर रहे थे हम। इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स हम यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, और टाइम का हो गया टी। तो क्या बन गया, एम एल टी माइनस वन, दो में से एक गया तो एक ही बचा। अब ये फार्मूला किससे मैच हो गया, ये फार्मूला मोमेंटम से मैच हो गया। देखो ये मोमेंटम का फार्मूला था और ये इम्पल्स का फार्मूला है, दोनों कैसे हो गए, मैच हो गए। तो मोमेंटम एंड इम्पल्स बोथ फार्मूला आर सेम। अब इसकी रहेगी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की होती है सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। ये है इसकी एसआई यूनिट। और नेक्स्ट रहेगा वर्क। वर्क वर्क 10th में वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू लगाना है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पेन है, पेन को आपने क्या करा, फोर्स लगाया तो ये जैसे यहाँ पेन रखा है, यहाँ से फोर्स लगाया तो ये यहाँ पहुँच गया, इतना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट साथ साथ होते हैं तो वर्क होते हैं। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम यहाँ से पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल। तो टोटल मिलके क्वांटिटी क्या आई हमारी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया वर्क का। और वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जितने भी तरह की एनर्जी रहेंगी वो वर्क के डायमेंशनल फार्मूले से मैच करेगी, चाहे वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशन फार्मूला सेम रहेगा। और एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी भी कंप्लीट हो गया 11th। अब इसकी हम बात कर लेते हैं वर्क की यूनिट की। तो यूनिट मास की यूनिट कितनी होती है, केजी होती है, और यहाँ एल स्क्वायर तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड माइनस टू, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। तो ये हो जाएगी हमारी वर्क की यूनिट। ये भी, इसका भी बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, तो इसको हम जूल बोलेंगे, JOULE, JOULE। इसको भी हमने जूल के नाम से बना लिया, साइंटिस्ट थे जूल, उनके नाम से बना लिया, फिजिसिस्ट। नेक्स्ट रहेगा पावर। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हमने डायमेंशन अभी निकाला थोड़ी देर पहले, क्या निकाला था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का हो गया टी। तो पावर का आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। कितना आ गया पावर का, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पहुँच गए, इसका डायमेंशन फार्मूला बन गया। मतलब जो हम पहले निकालते जा रहे हैं उसका यूज करते हैं। पहले हमने क्या निकाल दिया, पहले हमने वर्क निकाल दिया, तो वर्क से हमने यहाँ रख दिया वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं, मास की यूनिट केजी, और इसकी मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकेंड इनवर्स। तो इस सब को हम क्या बोलने वाले हैं, वाट। जिससे जो बल्ब का होता है ना, कितने वाट का बल्ब है, तो वही निकलता पावर। 10th क्लास में, 10th में ऐसे न्यूमेरिकल हम करके आए होंगे। तो ये हो गया अपना वाट हो गया, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तो इसका सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, W। तो ये वाट हो गया, ये हो गई इसकी SI यूनिट। तो पावर को किसे मेजर करते हैं, वाट में।
नेक्स्ट रहेगा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगाया जाता है वो कहलाता है प्रेशर। अगर एरिया ज़्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स। अगर एरिया की वैल्यू 1 है तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स। जैसे हमें दीवार में कील ठोकनी पड़ती है, जैसे पेन से लिख रहा है, देखो ये पेन की निफ है। अगर इसका एरिया ज़्यादा हो जाए तो इस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। किसी को अगर दीवार में कील ठोकनी है तो कील की नोक होती है, और कील की नोक होती है, और नोक होने से एरिया कम होता है। एरिया कम होता है तो हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो दीवार के अंदर वो एंटर कर जाती है, मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है। इस टाइप से जो रेलवे की स्लीपिंग होती है ना, स्लीपर होते हैं। स्लीपर मतलब रेल की पटरी में स्लीपर डालते हैं। ये रेल की पटरी है, यहाँ बीच में स्लीपर बिछा देते हैं। क्यों बिछाते हैं? क्योंकि कम से कम 10,000 टन की आपके वो ट्रेन आ रही है, और ये दो मतलब पटरी होती हैं, ये क्या हो सकती हैं, अपनी ज़मीन से उखड़ सकती हैं ट्रेन की स्पीड से। तो इनका एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्लीपर बिछा देते हैं। जो भी यहाँ बिछाते हैं ना, चाहे उसके लकड़ी के या पत्थर के या लोहे के, जो भी बिछाएं उसको क्या स्लीपर बोलते हैं। तो ये एरिया उसका बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाता है तो एरिया की वैल्यू बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाता है, तो ये पट्टी ख़राब होने से बच जाती है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ जो फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था mL/T-2, याद भी कराया था। एरिया क्या था, L² था। इसको सॉल्व करेंगे तो mL-1T-2 ये निकल गया यहाँ से प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। अब यूनिट की बात कर लें। इसकी यूनिट क्या हो गई, kg, इसकी पर मीटर और सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर इनवर्स सेकेंड -2, ये हो गई इसकी यूनिट। अब जो न्यूटन होता है, या तो फिर इसको हम ऐसा बोल दें, जैसे और शॉर्ट में लिखें, फोर्स को क्या बोलते थे, न्यूटन, और एरिया को मीटर स्क्वायर। तो फोर्स जो प्रेशर की नई यूनिट आ गई वो कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है तो इसके नाम से पी है, तो हो जाएगा पास्कल। जैसे गाड़ी में हवा भरते हैं तो हम चेक करते हैं कि हवा कितनी गई है, तो बार या पास्कल या एटीएम से, इनमें हमें रिलेशन को याद रखना है। केमिस्ट्री में बड़ा काम में आने वाली है सब रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक 14, स्ट्रेस एरिया पे अफेक्ट करता है। और स्ट्रेस होता है कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पर जो मतलब तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, खिंचाव की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेस कहलाता है। कि चीज़ें खींचना, जैसे आप पे घर में लगे गार्डर लगे हुए हैं, जो मकान बनते हैं लोहे के गार्डर डाल देते हैं, उस पर कितना लोड देना है, उस पर कितना स्ट्रेस देना है कि जिससे वो डैमेज ना हो। तो स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फार्मूला सेम है तो बाकी सारी क्वांटिटी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पर जो हमने पिछले में पढ़ा था वही पढ़ेंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन तो सेम रहेगी जो हमने वहाँ पढ़ा था। फोर्स की mL/T-2, एरिया का स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो mL-1 और T-2। इसको अच्छे से साफ राइटिंग में लिख सकते हैं आप लोग। 14 और 15 में क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है स्ट्रेन।
बहुत सिंपल चीज़ है जैसे स्ट्रेंथ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो डेली यूज का है। जैसे लास्ट ईयर इसी समय गर्मी के समय में एक एक्सीडेंट हुआ था, बिहार में ट्रेन हादसा हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि रेलवे पटरी पर ट्रेन नीचे गिर गई थी। कौन सी ट्रेन नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर बहुत सारी लोग मारे गए थे। तो जो लोहे की क्या होती है, रेलवे ट्रैक होता है, उसके बीच में जगह छोड़ी जाती है। अगर ये जगह प्रॉपर ना हो, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मॉडुलस होगा, अगर ये जगह प्रॉपर ना हो तो एक पट्टी दूसरे पट्टी को थोड़ा सा ओवरलैप कर लेती है और एक कॉज बन जाता है ट्रेन एक्सीडेंट का। तो किसी चीज़ की जैसे ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ये थी, और लेंथ चेंज लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी खिंच गई। जैसे आपके पास में रबर है, आपने उसको खींच दिया, पहले रबर का साइज ये था, आपने खींच दिया तो ये साइज हो गया। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो इसमें खिंचाव आ गया, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। तो यहाँ भी लेंथ, यहाँ भी लेंथ, तो क्या रहेगी, नो यूनिट, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी। तो हमने अभी तक 15 क्वांटिटी को पढ़ लिया है, इनको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 15 क्वांटिटी को।